हेलो एमएससी, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के लेक्चर पे हमने बात करनी है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पे। मतलब कि हमने पर्टिकुलर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पे बात नहीं करनी है। हमने देखना है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी कोऑर्डिनेट कंपाउंड की जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की जो वैल्यू है उसको अफेक्ट करते हैं। ओके, तो देखिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं वैसे तो, बट आपके सिलेबस पे पर्टिकुलरली किस पे बात करने को बोला है? वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो इन्होंने बोला है कि वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड कैसे किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को अफेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो देखिए वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड पे तो हम बात ही करेंगे, इस पे एग्जांपल्स भी देखेंगे, सारी चीजें करेंगे, बट मैं आपको एडिशनल जो दूसरे फैक्टर्स हैं जो किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी वैल्यू को अफेक्ट कर सकते हैं वो भी बताने वाली हूँ। ओके, तो आप ध्यान से सुनिएगा, सारी चीजें हम यहाँ क्लियर करने वाले हैं। बट आपने एक काम करना है, पहले क्या करते हैं ना, हम लोग एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पे। ओके, क्योंकि देखिए जिसे नहीं पता तो वरना उसके लिए पूरा लेक्चर बेकार हो जाएगा, उसकी भी हेल्प हो जाएगी और आपका रिवीजन हो जाएगा। ओके, तो देखिए देखते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होता है। देखो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हम लोग क्या कोऑर्डिनेट कंपाउंड में बात करते हैं, सारी चीजें कोऑर्डिनेट कंपाउंड में चल रही है। तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या होता है? जो मेटल और लिगेंड के कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड बनते हैं वो होते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ओके, तो देखो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को आप ऐसे समझिए कि इनिशियली जो है वो आपका, सपोज मैंने यहाँ बोला मेटल और लिगेंड के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं एक मेटल ले रही हूँ। ओके, तो मेटल मैंने आपको क्या बोला है कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड पे जो आप मेटल लेते हैं वो आप सिर्फ ट्रांजिशन मेटल ले सकते हैं, यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट ही ले सकते हैं। ओके, अगर आप कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट का आउटर मतलब आउटर शेल ऑर्बिट लेंगे तो वो आपका क्या होगा? 5D ऑर्बिट ही होता है। और ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की एक लिमिटेशन भी थी कि इन्होंने सिर्फ 5D ऑर्बिट की बात की थी और बाकी ऑर्बिट के बारे में आपको यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। ये सिर्फ 5D ऑर्बिट की, मतलब 5D क्या है, सिर्फ डी ऑर्बिट की बात करता है। ओके, तो देखो आपने क्या करना है, अपने मेटल का लेना है डी ऑर्बिट। ओके, तो आपने अपने मेटल का डी ऑर्बिट लिया तो ये आपको कुछ ऐसा रिप्रेजेंट होगा, डी ऑर्बिट है, इसका मतलब इसमें 5 ऑर्बिट आपको यहाँ मिल जाएंगे। वो भी कौन कौन से होते हैं यहाँ लिखा हुआ है, फर्स्ट लेक्चर पे भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी थी। ये तो बहुत बेसिक ही हो गया, बहुत ज्यादा बेसिक हो गया। मतलब ये हो गया डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ओके, तो ये 5 ऑर्बिट होते हैं। ओके, तो इनिशियली अभी आपका जो ये मेटल है, मेटल ये आपके आइसोलेटेड फॉर्म में, यानी कि मेटल अकेला है। अगर आपने आयरन लिया है तो आयरन के सिंपल Fe की फॉर्म में प्रेजेंट है, मे बी ये Fe2 के प्रेजेंट में है, मे बी Fe3 पॉजिटिव की प्रेजेंस में, बट ये अकेला है जो भी है। ओके, तो देखो अगर आप इसको अकेला रखेंगे तो इसमें जितने भी ऑर्बिट है सबकी एनर्जी बराबर होगी, इनिशियली सबकी एनर्जी बराबर है। ओके, लेकिन आपने जैसे कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाएंगे तो आपने क्या कर देना है, मेटल के साथ लगा देना है लिगेंड। ओके, तो मेटल के साथ जैसे लिगेंड आता है तो लिगेंड एक काम करता है, लिगेंड ये करता है कि मेटल और मेटल में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी मेटल में लोन पेयर जो गया होंगे, जो मेटल, तो लिगेंड एक काम करता है, लिगेंड जैसे ही मेटल के साथ अटैच होता है, मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है, तो इसको कर देता है एक दूसरे से रिपल, यानी कि जैसे ही मेटल और लिगेंड एक दूसरे के पास आते हैं, ये लिगेंड और मेटल एक दूसरे को रिपेल करने लग जाते हैं। अब आप बोलेंगे यहाँ रिपल्शन का फंडा कहाँ से है? देखिए वो चीजें मैं आपको अच्छे से बाद में बताऊंगी, अभी आप इतना समझिए कि जैसे ही मेटल और लिगेंड एक दूसरे के क्लोज आएंगे, मेटल में भी तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लिगेंड में भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एक दूसरे के पास आने लगेंगे। और जैसे ही दो दो इलेक्ट्रॉन पास आएंगे, जैसे कि नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के पास आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ओके, तो रिपेल करने की वजह से क्या है, जैसे मेटल के साथ लिगेंड आता है, ये जो आपका मेटल का डी ऑर्बिट है ये दो एनर्जी में टूट जाता है, यानी कि अब इस मेटल के जो डी ऑर्बिट है, जिसे आप डीजनरेटेड डी ऑर्बिट बोलते हैं, डीजनरेटेड मतलब कि इस ऑर्बिट में जितने भी आप यहाँ ऑर्बिट दिखा रहे हैं, ये सारे सबके ऑर्बिट की एनर्जी क्या है, इक्वल है। लेकिन अब अगर जैसे मेटल के पास लिगेंड आएगा, अब इस मेटल के डी ऑर्बिट की एनर्जी इक्वल नहीं रहेगी, ये ऑर्बिट दो फ्रेगमेंट में टूट जाते हैं। और दो फ्रेगमेंट में कैसे टूटते हैं ये मैं फर्स्ट लेक्चर पे बता चुकी हूँ कि जो डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स है, ये तीनों जो आपके ऑर्बिट होते हैं इन्हें आप बोलते हैं एक्सियल ऑर्बिट। ये बचे हुए दो ऑर्बिट को आप बोलते हैं नॉन एक्सियल ऑर्बिट। ओके, तो ये एक्सियल ऑर्बिट एक फ्रेगमेंट में टूट जाते हैं, नॉन एक्सियल ऑर्बिट एक फ्रेगमेंट में टूट जाते हैं। ध्यान से सुनना। अब देखो होगा क्या, ये जो आपका ऑर्बिट है ये अभी हम लोग इसे डिजनरेटेड कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ सारे ऑर्बिट की एनर्जी इक्वल है। ओके, और ये जो डायग्राम है ना, ये आपका एक एनर्जी डायग्राम है जो ये रिप्रेजेंट करता है जितने आप ऊपर को जाएंगे उतनी आपकी एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसका मतलब क्या है, ये जो आपका ऑर्बिट है इसकी जो एनर्जी है वो यहाँ पे लाई कर रही है, इतनी चीज क्लियर है।
अब देखो जैसे ये ऑर्बिट टूटेगा, मैंने क्या बोला, दो फ्रेगमेंट में टूटा, एक तो ये आपका एक्सियल वाला फ्रेगमेंट है जिसमें तीन ऑर्बिट आ रहा है, एक ये आपका नॉन एक्सियल वाले जिसमें दो ऑर्बिट आ रहा है। ओके, अब जैसे ये टूटेगा तो क्या होगा, ये जो एक्सियल वाले ऑर्बिट है जिसमें तीन ऑर्बिट आ रहा है, ये चले जाते हैं नीचे, यानी कि इनकी एनर्जी हो जाती है जो इसकी एक्चुअल एनर्जी थी, जो यहाँ पर लाई कर रही थी, इससे कम। सपोज इसकी एनर्जी 5 है, तो अब इसकी एनर्जी इस T2G ऑर्बिट, इसको एक नाम दिया जाता है, इसे बोलते हैं T2G और इसको नाम दिया गया EG सेट। ओके, तो ये T2G ऑर्बिट जो है, T2G सेट जो है जिसके अंदर आपकी एक्सियल ऑर्बिट आ रहा है, इनकी एनर्जी इस ऑर्बिट से कम हो जाती है, यानी कि इसकी एनर्जी कितनी है 5, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, लेस देन 5। इतनी चीज क्लियर है। और जो दूसरा सेट है, यानी कि जो आपके नॉन एक्सियल वाले ऑर्बिट है, इनको एक नाम दिया गया, बोला ये EG सेट है। ओके, EG सेट की एनर्जी क्या है, ज्यादा होगी, क्यों, आपकी एक्चुअल एनर्जी इतनी थी, अब इसकी एनर्जी यहाँ पे पहुंच गई, तो इसकी एनर्जी मतलब अगर इसकी 5 है तो इसकी क्या होगी, मोर देन 5। इतनी चीजें क्लियर है, समझ में। अब ये तो एक हाइपोथेटिकल वे में मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, बट इनकी एक पर्टिकुलर एनर्जी वैल्यू होती है, वो क्या होती है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो इतनी चीज समझ में है कि आपका जो ये मेटल है, मेटल का जो ऑर्बिट है, ये स्प्लिट कैसे हुआ, स्प्लिट होने का रीजन क्या है। ओके, तो देखो ये जो स्प्लिटिंग हुई ना, इसी को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। आपने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पढ़ना है, पहले आप ये पढ़िए कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या हुई। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या हुआ, आपका जो ये मेटल का डी ऑर्बिट था, जैसे ये डी ऑर्बिट में जिसकी पूरी क्या है, पहले सारे ऑर्बिट की एनर्जी क्या है, इनिशियली इक्वल थी, लेकिन जैसे इस पे लिगेंड आके अटैच किया, लिगेंड ने क्या किया, मेटल के साथ रिपल्शन किया, रिपल्शन होने की वजह से मेटल का ऑर्बिट दो सेट में फ्रेगमेंट हुआ और टूटा। वो भी एनर्जी क्या है, इसकी जो इनिशियल एनर्जी थी उससे वरी करा, यानी कि एक सेट की एनर्जी इनिशियल एनर्जी से कम हो गई, यहाँ पे देख सकते हैं एक सेट की एनर्जी इनिशियल एनर्जी से ज्यादा होगी, जिसे आपने बोला EG, और जिसकी कम हुई उसे बोला T2G। तो ये हो गया, इसी को बोलते हैं, इसी फिनोमिना को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो यहाँ लिखा हुआ है द स्प्लिटिंग ऑफ डीजेनरेटेड लेवल, डीजेनरेटेड डी लेवल बोलना, जो आपका डीजेनरेटेड मतलब जब डी लेवल जो है उसकी एनर्जी इक्वल है, इसका क्या होना, स्प्लिटिंग होना, किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड। इस टाइप की स्प्लिटिंग को आप बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। इतनी चीज क्लियर है। अब देखो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, इस स्प्लिटिंग को कराने में जितनी एनर्जी लगी होगी उस एनर्जी को आप क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो यहाँ लिखा है द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस टाइप ऑफ स्प्लिटिंग, इसी को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। एक और टर्म से हम इसे जानते हैं, वो आपके लिए ज्यादा जरूरी है, वो क्या है, देखिए यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला, इसकी एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है जिसकी वैल्यू मैं बोल रही हूँ यहाँ तक जा रही है। ओके, अब देखो ना, ये जो स्प्लिटिंग जो होता है उसकी एनर्जी को आप बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा नॉट। अब देखिए ये आपकी इनिशियल एनर्जी इतनी थी, बट आप तो जब आपकी स्प्लिटिंग हुई तो आपकी एनर्जी एक बार यहाँ भी चलेगी, एक यहाँ भी चलेगी, तो इन दोनों का जो एडिशन होगा, यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी होगी, इसी को तो आप क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहेंगे, क्योंकि ये ऑर्बिट जो स्प्लिट हुआ है वो यहाँ से यहाँ तक, यानी कि दो लेवल में स्प्लिट हुआ है, तो इन दोनों लेवल के बीच की जो एनर्जी होगी वही तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगी। तो वही चीज यहाँ दिखाया कि ये दोनों, ये एक लेवल जिसकी एनर्जी ज्यादा है, दूसरी लेवल जिसकी एनर्जी कम है, इनके बीच की जो एनर्जी होती है इसी को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड एनर्जी, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा नॉट से। ओके, अब देखिए इनकी एक पर्टिकुलर वैल्यू भी होती है, सारे टाइप के कॉम्प्लेक्स के लिए इनकी पर्टिकुलर वैल्यू होती है। अभी हम ऑक्टाहेड्रल के लिए केस देख रहे हैं, तो मैं ऑक्टाहेड्रल के केस के रिस्पेक्ट में बता रही हूँ। देखिए होता क्या है, यहां से देखो ये आपकी इनिशियल है, आपको ये वैल्यू तो पता है, यहां से यहां तक की जो ये वैल्यू होती है, जो आपकी इनिशियल थी, इनिशियल के बाद ये आपकी जो वैल्यू बढ़ी, इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 0.6, पॉइंट्स में होती है सारी, 0.6 डेल्टा नॉट, इसकी वैल्यू क्या होती है 0.6 डेल्टा नॉट। और जो आपकी इनिशियल वैल्यू है उससे जो वैल्यू आपकी एनर्जी की घटी है उसकी वैल्यू क्या होती है, अब ये आएगी माइनस में, क्यों, क्योंकि यहाँ एनर्जी डिक्रीज हुई है, तो ये आप लिखेंगे माइनस 0.4 डेल्टा नॉट। इतनी चीज क्लियर है, तो ये आपकी दो वैल्यू निकल गई। इतनी चीज क्लियर है। अब इन दोनों वैल्यू को जब आप ऐड करेंगे तो क्या निकलेगी, ओवरऑल अब निकलेगी आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू। उसे कैसे निकालेंगे, उसे निकालना देखिए पहले, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के फैक्टर्स पढ़ना है, कौन कौन से इसे अफेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो मैं आपको थोड़ा बेसिक से लेके चल रही हूँ, बट चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो देखो ना, अब ये क्या बोल रहा है, देखिए सपोज ये बोल रहा है, देखो यहाँ पर भी तो नंबर ऑफ, यहाँ पर अगर आप, यहाँ भी तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी, यहाँ पर क्या है 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 1 से 10 तक कितने भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ओके, अब ये जब ऑर्बिट की स्प्लिटिंग होगी तो इलेक्ट्रॉन की भी तो स्प्लिटिंग होगी, यहाँ पर को कितने इलेक्ट्रॉन आ पाएंगे 1 से 6 तक, और यहाँ पे कितने आएंगे 1 से 4 तक। ओके, अब हम सारे एटम, सारे इलेक्ट्रॉन की रिस्पेक्ट में, यानी कि अगर मैं पहली कंडीशन में यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन भरूं, दूसरे कंडीशन में 2 इलेक्ट्रॉन डालूं, ऐसे ऐसे करूंगी तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। इससे सिंपली मैंने क्या बोला,
1 से 6 इलेक्ट्रॉन जो है इसे मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ P से, और 1 से 4 इलेक्ट्रॉन जो है इसे मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ Q से। ओके, यानी कि यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन है उसी को तो मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगी, तभी तो मेरी पूरी सिस्टम की एनर्जी निकलेगी। समझ में आ रहा? अगर मुझे नेट एनर्जी निकालनी है तो देखो ना, अभी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, अभी जस्ट ये सुनिए। ये बोल रहा है सपोज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन T2G सेट। आपका जो T2G सेट है इसमें कितने नंबर के इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 1 से 6 तक कितने भी आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 6 तक कितने भी इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। ओके, बट आप कितने रखें अभी आपको कोई एग्जैक्ट नहीं पता है, क्योंकि आप किसी पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए नहीं पढ़ रहे, आप ये सारे कंपाउंड के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं। तो आपने 1 से 6 इलेक्ट्रॉन को एक नाम दे दिया, वो रखा P। ओके, तो ये बोल रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन T2G सेट वो कितने हैं? P है, और P इज इक्वल टू 1 से 6 इलेक्ट्रॉन कितने भी हो सकते हैं। तो इस सेट की टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? देखो इस सेट की एनर्जी कितनी थी? ये थी -0.4 डेल्टा नॉट थी। ओके, अगर आपके पास P नंबर की इलेक्ट्रॉन है तो आप कितनी हो जाएगी? इंटू P कर देंगे। समझ में आया? अगर आपकी एनर्जी यहाँ पर को -0.4 डेल्टा नॉट है, और अगर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो कितनी एनर्जी हो जाएगी? 2 इंटू -0.4 डेल्टा नॉट, यही तो होगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर को किसी 2 इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की बात कर ही नहीं रही हूँ, मैं सबके रिस्पेक्ट में कर रही हूँ, तो मैंने बोला 1 से 6 जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसे मैं रिप्रेजेंट करूंगी P से। तो P नंबर के इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी एनर्जी हो जाएगी? ये होगी आपकी एनर्जी है -0.4 डेल्टा नॉट इंटू क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा P। ओके, सिमिलरली अब आप ऊपर ऑर्बिट के लिए ऊपर सेट के इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? Q सेट के हमने लिखा है सपोज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन EG सेट। EG सेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है? बोला Q, और Q को आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे? Q को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, Q जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 से 4 नंबर की इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यहाँ पर लिखा है, देख सकते हैं यहाँ लिखा है टोटल एनर्जी रिलीज ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ ए P इलेक्ट्रॉन। जब आपके सिस्टम में P इलेक्ट्रॉन होंगे, सपोज यहाँ P इलेक्ट्रॉन है, P मतलब 1 से 6 नंबर की कितने भी इलेक्ट्रॉन है, तो उस केस में आपके सिस्टम की एनर्जी कितनी होगी? ये होगी -0.4 डेल्टा नॉट इंटू P। सिमिलरली इसकी एनर्जी कितनी होगी? इसकी एनर्जी है 0.6 डेल्टा नॉट, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास कितने? Q इलेक्ट्रॉन है इंटू Q। तो ये दो एनर्जी निकल गई आपकी, यानी कि ऊपर वाले इस सेट की एनर्जी भी निकल गई, इस सेट की एनर्जी भी निकल गई। ओके, अब आपको नेट एनर्जी निकालनी है कि पूरे सिस्टम की एनर्जी कितनी होगी, तो आप इन दोनों एनर्जी को ऐड कर देंगे। तो देखो, सो नेट एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा? नेट एनर्जी इज इक्वल टू होता है आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को ही आप बोलते हैं नेट एनर्जी। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज इक्वल टू, जिसे आप डेल्टा नॉट लिखते हैं, इज इक्वल टू क्या होगा? इसका एडिशन मतलब और इसका एडिशन, यानी कि -0.4 डेल्टा नॉट इंटू P प्लस 0.6 डेल्टा नॉट इंटू Q। तो यही तो आया आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ओके, अभी आप जस्ट बोल रहे होंगे कि मैं ये सारी चीजें क्यों बता रही हूँ जबकि मुझे आपको फैक्टर्स बताने हैं। ओके, तो बट आप ये चीज सुनिए, फैक्टर्स आपको अभी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि बेसिक ये चीज जरूरी है। ओके, ये चीज समझ में। अब देखो ना, एक और चीज आती है कि अगर आपके सिस्टम में पेयरिंग एनर्जी प्रेजेंट है। अब आप बोलेंगे पेयरिंग एनर्जी क्या होती है? अब मैं आपको बताती हूँ पेयरिंग एनर्जी क्या होती है। तो देखो, एक बार ध्यान से सुनिएगा, मैं बैक में लेके चल रही हूँ। यहाँ देखिए, देखो मैंने आपको क्या बोला, सपोज आपके पास 2 कंपाउंड मैंने दे दिए कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ठीक है, दोनों कोऑर्डिनेट कंपाउंड आपके ऑक्टाहेड्रल टाइप के। ठीक है, सपोज मैंने दोनों कोऑर्डिनेट कंपाउंड में जो मेटल एटम लिया है वो लिया है आयरन, यानी कि Fe। ओके, दोनों में Fe है। ओके, लेकिन दोनों के केस में मैं लिगेंड को चेंज कर दे रही हूँ। लिगेंड कैसा? एक में मैं वीक लिगेंड ले रही हूँ, जिसे मैंने बोला H2 एक टाइप का वीक लिगेंड है। दूसरे केस में मैंने स्ट्रॉन्ग लिगेंड ले लिया, तो मैंने ले लिया चलो साइनाइड, क्योंकि साइनाइड एक टाइप का स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ओके, अब देखो इन दोनों का, मुझे दोनों को सेम टाइप का कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाना है, तो मैंने भी इसको भी ऑक्टाहेड्रल बनाया, इसको भी ऑक्टाहेड्रल बनाया, तो ये मेरे बन गए 2 कोऑर्डिनेट कंपाउंड। अब आप देखिए, दोनों कोऑर्डिनेट कंपाउंड सेम है, और दोनों कोऑर्डिनेट कंपाउंड किसके हैं? मेटल कौन है आप दोनों का? Fe, यानी कि आयरन। इतनी चीज क्लियर है। अब आप बोलेंगे कि Fe का ही आपने स्प्लिटिंग करानी है। मैं क्या बोल रही हूँ, देखो अगर मैंने Fe ऑर्बिट यहाँ लिया, ओके, अभी ये क्या है? ध्यान से सुनिएगा, डीजेनरेटेड है, इसके सारे ऑर्बिट इक्वल है। ओके, अब अगर आप इसकी स्प्लिटिंग करा रहे हैं, तो स्प्लिटिंग जब आप कराएंगे, ऑब्वियस सी बात है, अभी भी ऊपर आपका लेवल जो बनेगा वो बनेगा T2G, और नीचे का जो लेवल बनेगा वो आपका क्या बनेगा? EG। ओके, जिसमें आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? सॉरी, ऊपर वाला बनेगा आपका EG, और नीचे वाला बनेगा आपका T2G। ओके, अब देखो, अब आप बोलेंगे कि अगर मैं इसका क्रिस्टल फील्ड एनर्जी निकालूं, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ कितने Fe के, सपोज कह रही होगे, सपोज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Fe के केस में 6 है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 6 है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, 1, एक बार ध्यान से सुनिएगा, ये सारी चीजें मैं जो अभी बता रही हूँ, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, अब आप 6 इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, तो 1 2 3
4 5 6 आपने ऐसा कर दिया। ओके, अब देखो, अब आप बोलेंगे कि अगर आप क्रिस्टल फील्ड एनर्जी निकालेंगे दोनों के केस में, ओके, तो बोलेंगे दोनों के केस में तो सेम आएगी। क्यों? क्योंकि आपने स्प्लिटिंग किसकी करानी है? Fe की करानी है। ओके, और Fe की स्प्लिटिंग करानी है तो दोनों केस में Fe है, दोनों में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो दोनों के केस में जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकलेगी वो इक्वल ही आएगी। समझ रहे मैं क्या सोचू? लोग ऐसा सोचते हैं क्यों? क्योंकि आपने जो यहाँ स्प्लिटिंग करा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन का जो फिलिंग करा रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, वो किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं? मेटल के रिस्पेक्ट में ही तो निकाल रहे हैं, मेटल के लिए ही तो निकाल रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए, हमने मेटल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल के निकाले, इनकी एनर्जी को इक्वल करके क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकाली। अब आप बोलेंगे दोनों कोऑर्डिनेट कंपाउंड में मेटल मेरा Fe है, तो ऑब्वियस सी बात है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी दोनों कोऑर्डिनेट कंपाउंड के लिए सेम ही आनी चाहिए। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि स्प्लिटिंग पैटर्न में ही डिफरेंस आ जाता। अगर आप सोचो आपके पास Fe है, ओके, और मैं बोल रही हूँ इन केस की Fe के जो इलेक्ट्रॉन है Fe में कितने हैं? सपोज 6 है, कह रही हूँ 6 नहीं होते, मुझे नहीं पता अभी एग्जैक्ट। अभी सोचो कि अगर सपोज 6 है, ओके, तो 6 है मतलब कि 1 2 3 4 5 6। ओके, अगर आप यहाँ इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। सपोज आपने 6 इलेक्ट्रॉन क्या है सबके सब T2G सेट को दे दिए। ओके, अगर T2G सेट को दे दिए तो आप सोचिए कि आपके 6 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन सारा नेगेटिव में जा रहा है। ओके, तो सारे इलेक्ट्रॉन आपके नेगेटिव कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ओके, अब ऐसी कंडीशन भी आ सकती है कि आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉन क्या है 1 2 3 तो यहाँ फिल किए, लेकिन 4 5 6 कहाँ डाल दिए? 4 5 यहाँ डाल दिए, 6 यहाँ डाल दिए। अब आप देखिए आपके 4 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो अब देखिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू चेंज होगी या नहीं होगी? होगी, ऑब्वियस सी बात है। यही फैक्टर है जो आपको यहाँ पढ़ना है। ये किसकी वजह से हो रहा है? ये हो रहा है लिगेंड की वजह से। आपका मेटल तो सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगी ना वो डिपेंड करेगा कि आपने लिगेंड कैसा लिया है। आप खाली भी इलेक्ट्रॉन फिल ऐसे नहीं कर सकते कि आपने कभी सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर दिए और कभी सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर दिए। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ये टोटली जब ये इलेक्ट्रॉन फिलिंग है वो किस पे डिपेंड करेगी? आपने लिगेंड कौन सा यूज किया है। आप जैसा लिगेंड यूज करेंगे वैसे आपकी इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगी। इतनी चीज समझ में। अब मैं आपको यहीं पे लेके चलती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने क्या कहा, आपने 2 लिगेंड लिए हुए हैं, एक में लिया है वाटर, एक में लिया है साइनाइड। तो वाटर आपका वीक लिगेंड है, तो देखिए वीक लिगेंड के केस पे क्या होता है, ये चीज आप सुन ही लीजिए तब आपको क्लियर होगा। सपोज देखो यहाँ पे मैंने Fe का ऑर्बिट बनाया, ठीक है, 1 2 3 4 5। ओके, अभी भी मैं इसे 6 कंसीडर कर रही हूँ। ओके, तो सपोज क्या है, ये स्प्लिट हुआ, ऊपर क्या है आपका 2 ऑर्बिट बने, नीचे आपके क्या बने? 3 ऑर्बिट। ओके, तो अभी मैंने यहाँ पर को Fe की एनर्जी क्या है, सबके सब सारे ऑर्बिट की एनर्जी सेम है क्योंकि अभी आपका Fe आइसोलेटेड है। ओके, लेकिन अगर मैंने Fe में यहाँ से क्या लगा दिया? लिगेंड लगा दिया, जो कि क्या था? वाटर। ओके, अब देखो होता क्या है, अगर आपके मेटल के साथ वीक लिगेंड लगता है उस केस में आपकी स्प्लिटिंग बहुत छोटे लेवल पर होती है, यानी कि बहुत कम स्प्लिटिंग होती है। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ मैंने स्प्लिटिंग कितनी छोटी सी दिखाई है, लेकिन अगर ये सेम चीज मैं यहाँ पर को भी नीचे भी क्या है, यहाँ पर ले लेती हूँ। देखिए यहाँ पे भी मैंने क्या है, एक आपका Fe ऑर्बिट लिया है। ओके, ये आपका Fe है, अभी ये आइसोलेटेड फॉर्म में, इसकी सारी ऑर्बिट की एनर्जी सेम है। लेकिन जैसे ही मैंने इस Fe के ऊपर क्या लगा दिया, यहाँ से लिगेंड लगा दिया, कौन सा? साइनाइड, जो कि एक टाइप का स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो अब ये Fe की ऑर्बिट को क्या है, बहुत ज्यादा एक्सटेंट पे स्प्लिट करेगा, यानी कि यहाँ स्प्लिटिंग छोटू नहीं होगी, यहाँ स्प्लिटिंग होगी बहुत बड़ी। यहाँ पे 2 ऑर्बिट आ गए और यहाँ पे आ गए आपके 3 ऑर्बिट। अब आप देख सकते हैं स्प्लिटिंग में कितना अंतर है। ये आपका वीक लिगेंड होने की वजह से, वीक लिगेंड आपका क्या करेगा, आपकी मेटल एटम जो है इसको स्प्लिट तो करेगा, लेकिन बहुत छोटे लेवल पे करेगा। लेकिन उसी तरह अगर वही मेटल है लेकिन आपने लिगेंड क्या लिया, कोई बड़ा लिगेंड लिया, कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड लिया, तो आपका जो मेटल है वो बहुत ज्यादा स्प्लिट कर जाएगा। तो अब देखिए, अब अगर एनर्जी, मैं अब यहाँ इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की बात करूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब वो देखिए। सपोज मैं बोल रही हूँ ताकि आप ये चीज सही करना, मैं अभी सपोज कह रही हूँ, ठीक है, मैं जल्दीबाजी में मतलब ऐसे पढ़ा रही हूँ, फिर फ्लो टूटेगा तो फिर वो गलत हो जाएगा, इसलिए मैं अभी से 6 कह रही हूँ। ओके, तो सपोज Fe में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर 1 भरे, 2 भरे, 3 भरे, 4 भरे, 5 भरे, छठा यहाँ आ गया। ओके, अब देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन कैसे फिलिंग करेंगे। देखो मैंने आपको क्या बोला, जब भी आपका वीक लिगेंड लगता है, ध्यान दीजिएगा, वीक लिगेंड के केस पे क्या होता है, आपकी जो स्प्लिटिंग होती है वो आपकी बहुत कम होती है, यानी कि स्प्लिटिंग को बोल सकते हैं, स्प्लिटिंग एनर्जी बोल सकते हैं, यानी कि आपकी जो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है, मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ। देखिए
आपकी जो स्प्लिटिंग एनर्जी होगी वो बहुत कम होगी। क्यों? क्योंकि वाटर जो आपका वीक लिगेंड है बहुत छोटे लेवल पे स्प्लिट करता है। तो देखो अगर यहाँ स्प्लिटिंग एनर्जी कम है, यहाँ पे जो स्प्लिट हो रहा है वो बहुत कम हो रहा है, तो जब आप ये 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करेंगे तो आपने एक यहाँ फिल किया, दूसरा यहाँ फिल किया, तीसरा यहाँ फिल किया, चौथा आप ऊपर भी तो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को ऊपर लेवल पे जाने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये स्प्लिटिंग ही बहुत कम हुआ है। आप यहाँ से यहाँ पर बहुत आसानी से जा सकते हैं। समझ में आ रहा? आप अपने घर से अपनी छत पे बहुत आसानी से जा सकते हैं, क्योंकि सीढ़ियां जो है वो बहुत कम है। ओके, तो आप तुरंत यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, सीधे आपने अपना इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ फिल कर दिया, यानी कि 3 यहाँ है, चौथा यहाँ, पांचवा वहां और छठा यहाँ पे आया। इतनी चीज क्लियर है। लेकिन अगर यही चीज मैं आपके स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस पे करूँ, तो मैंने आपको क्या बोला, स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो है वो आपकी बहुत ज्यादा स्प्लिट करता है, ये स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा है। तो 6 इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ भी है। ओके, अब 6 इलेक्ट्रॉन को जब आप यहाँ भरेंगे तो 1 2 3 तो हो गया, लेकिन चौथा आपका ऊपर नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि यहाँ पे आपके घर से आपके छत तक का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा, बहुत सारी सीढ़ियां आपने पहले चढ़नी पड़ेंगी तब आप वहां जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, इससे अच्छा है कि मैं दोबारा घर ही पे घूम लूं। यानी कि अगर आप घूम रहे हैं तो आप क्या करेंगे, छत पे ना जाके आप अपने घर पे घूमने लग गए। आपने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन को ऊपर नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेजने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि यहाँ स्प्लिटिंग ही इतनी सारी हुई है। ओके, तो अब आप क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को यहीं पे फिट कर देंगे। तो ये पांचवा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, पांचवा इलेक्ट्रॉन यहाँ है, छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब आप देखिए इलेक्ट्रॉन फिलिंग में कितना डिफरेंस है। इसमें यहाँ आपका जो T2G सेट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है आपके 4। ओके, और EG सेट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। और लेकिन यहाँ देखेंगे आप T2G सेट में कितने इलेक्ट्रॉन है, T2G सेट में 6 इलेक्ट्रॉन और EG सेट में है आपके 0 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब यही चीज आपने यहाँ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की एनर्जी वैल्यू पे जब आप पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पे P आपके क्या है, नंबर ऑफ T2G इलेक्ट्रॉन। देखिए मैं एक बार इसको इरेज करके दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले मैं वीक की बात करूं तो देखो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू बोल रहा है डेल्टा नॉट। ओके, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर को क्या है, 0.4 डेल्टा नॉट इंटू P। P की वैल्यू क्या है, P मैंने क्या बोला, T2G सेट में आपके कितने इलेक्ट्रॉन है, इसे हम P कंसिडर कर रहे हैं। अब आपके देखिए वीक लिगेंड के केस पे, जब मैं वीक लिगेंड कह रही हूँ तो T2G सेट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो आप यहाँ पर जो वैल्यू पुट करेंगे वो कितनी करेंगे, ये होगा -0.4 डेल्टा नॉट इंटू 4। ओके, प्लस कितना है, 0.6 डेल्टा नॉट इंटू क्यू। कितना है, क्यू मतलब कि EG सेट में कितने इलेक्ट्रॉन है। अब आप देखिए EG सेट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो EG सेट में आप जब यहाँ इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे तो इंटू 2। अब इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपकी अलग आएगी। अगर मैं ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस पे करूँ तो देखो ये क्या होगा, -0.4 डेल्टा नॉट तो ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपकी T2G सेट पे प्रेजेंट है, अब आप देखिए कितने प्रेजेंट है, इस स्ट्रॉन्ग के केस में T2G सेट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये देखो इंटू 6 हो गया, समझ में, प्लस 0.4 डेल्टा नॉट इंटू कितना, क्यू आपका क्या है, क्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि आपकी EG सेट पे कितने इलेक्ट्रॉन, EG सेट में तो 0 इलेक्ट्रॉन है। आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग के केस में EG सेट पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 0 इलेक्ट्रॉन है। तो आप यहाँ क्या कर देंगे, इंटू 0। अब आप देखिए दोनों की वैल्यू चेंज हुई या नहीं हुई। यहाँ पर आपको वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगी। यहाँ पर वैल्यू क्या है, 6.6 इंटू 0 इज इक्वल टू क्या होगा, ये तो पूरा 0 ही आएगा। बस इतनी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, इसमें इतनी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब आप देख सकते हैं कि दोनों वैल्यू कितनी अलग अलग है। समझ में आई, समझ में आया मैं क्या कह रही हूँ। तो यही होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी में डिफरेंस। अब आप सोच नहीं सकते कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, अब आप बोलेंगे कि एक ही कंपाउंड तो आप ले रहे हैं, एक ही टाइप का तो मेटल है, लेकिन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी टोटली किस पे डिपेंड करी है, किस टाइप का आपने लिगेंड वहां पर लिया हुआ है। इतनी चीज क्लियर है। अब देखो ऐसा बोला जाता है कि अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू ज्यादा आती है और वीक में कम आती है। तो इसे मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगी। ओके, कैलकुलेट करके मैं एग्जांपल से दिखाऊंगी और वही एग्जांपल से आप टीचर को एक्सप्लेन भी कीजिएगा। ओके, तो देखिए एक और चीज पहले मैं आपको यहाँ बता दूं, यहाँ पर एक और वैल्यू लिखी हुई है। वो वैल्यू क्या लिखी हुई है, यहाँ देख सकते हैं। ये बोल रहे सपोज द सिस्टम है सपोज द सिस्टम है P अमाउंट ऑफ पेयरिंग एनर्जी। अब पेयरिंग एनर्जी क्या होता है, पेयरिंग एनर्जी क्या है, अब आपके सिर्फ स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में लगता है पेयरिंग एनर्जी, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन को एक साथ पेयर करने के लिए कितनी एनर्जी लग रही है। अब आपको पता है यहाँ स्प्लिटिंग एनर्जी तो बहुत ज्यादा है, स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है, तो आपकी पेयरिंग एनर्जी जिसे आप P एनर्जी बोलते हैं वो आपकी कम होगी। क्यों? क्योंकि पेयर करने में आपको क्या कम एनर्जी लग रही है,
किसके रिस्पेक्ट में? आपको इलेक्ट्रॉन को ऊपर डालने के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि यहाँ स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा है, स्प्लिटिंग करके आप ऊपर डालने से अच्छा है कि आप यहाँ पेयर ही कर ले। लेकिन यहाँ पर को क्या है, आपकी स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत कम है, क्योंकि यहाँ स्प्लिटिंग कम है तो आप इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं करेंगे, आप कहाँ डालेंगे? इलेक्ट्रॉन को सीधे अपने दूसरे ऑर्बिट में। तो यहाँ पर को आपकी स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगी? कम होगी, ठीक है, स्प्लिटिंग एनर्जी कम है, लेकिन पेयरिंग एनर्जी क्या होगी? यहाँ पर को बहुत ज्यादा होगी। इतनी चीज समझ में आए? तो ये बोल रहा है कि सपोज अगर आपके सिस्टम में कोई पेयरिंग अमाउंट, पेयरिंग एनर्जी है जिसे आप क्या है पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और पेयरिंग एनर्जी में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितने? एन नंबर के इलेक्ट्रॉन है। इस केस में आप नेट एनर्जी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? नेट एनर्जी क्या होगी? यही होगी, बस प्लस में आपने पेयरिंग एनर्जी को भी ऐड करना है, यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जिसे आप डेल्टा नॉट कहते हैं इज इक्वल टू माइनस 0.4 डेल्टा नॉट इंटू पी प्लस 0.6 डेल्टा नॉट इंटू क्यू प्लस आपका क्या है? पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी यानी कि पी, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे पेयरिंग एनर्जी में? एन, तो आप इसे पी एन करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इतनी चीज क्लियर है? पहले आप ऐसे बताएंगे, अब मैं आपको ना एग्जाम्पल बताती हूँ। तो देखो पहले थोड़ा थ्योरी भी बता देती हूँ यहाँ पर, फिर हम एग्जाम्पल पे चलते हैं। ओके, तो ये क्या बोल रहा है, स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड कैसे अफेक्ट करते हैं? तो यहाँ लिखे जनरली द लिगेंड अफेक्ट द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी एट अ ग्रेट एक्सटेंट एज द स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड इंक्रीजेज, यानी कि लिगेंड की स्ट्रेंथ जो है वो जितनी ज्यादा इंक्रीज होगी, वो चीज आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ेंगे अभी कि किसकी स्ट्रेंथ कम होती है, किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। एक टेबल होती है, ओके, पूरी एक सीरीज ही होती है जिसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। तो ये बोल रहा कि आप जब क्या है जितनी ज्यादा लिगेंड की स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, यानी कि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड आप लेंगे उतनी ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया, अगर आप स्ट्रॉन्ग लिगेंड लेते हैं तो आपकी स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा होती है। अब स्प्लिटिंग ही बहुत ज्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है स्प्लिटिंग एनर्जी भी तो उतनी ज्यादा होगी। तो ये बोल रहा है, क्योंकि जितना मैंने क्या बोला, स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होता है? ऊपर लेवल से नीचे लेवल तक आने में जितनी एनर्जी, यानी कि स्प्लिट होने में जो ऊपर लेवल पे आपका ऑर्बिट है, नीचे लेवल पे जो ऑर्बिट है, इन दोनों के बीच की जो एनर्जी है वो तो स्प्लिटिंग एनर्जी है। अगर आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग के केस में, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी। अब वीक के केस में स्प्लिटिंग इतनी सी हो रही है, तो इतनी सी तो एनर्जी आपको यहाँ चाहिए होगी। समझ में? तो ये बोल रहा है कि जितनी ज्यादा लिगेंड का स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा उतनी ज्यादा आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी आपकी इंक्रीज होती रहेगी। अब यहाँ लिखा है जनरली लिगेंड्स को भी आप दो टाइप के होते हैं, आप ऐसे करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप बोलिएगा एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, एक वीक लिगेंड होते हैं। स्ट्रॉन्ग लिगेंड का क्या बिहेवियर होता है वो चीज यहाँ पर को लिखी हुई है, पहले एक मिनट इसको इरेज कर लेते हैं। देखिए ये क्या बोल रहा है, ये लिखा है इन द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड आर दोज लिगेंड व्हिच हैविंग ए हाई स्ट्रेंथ ड्यू टू विच दे कॉज अ हाई स्प्लिटिंग ऑफ ए डी ऑर्बिट। यानी कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड आप किसको कहेंगे? ऐसे लिगेंड जो डी ऑर्बिट को एट अ ग्रेट एक्सटेंट पे स्प्लिट कर देते हैं, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ ही बहुत ज्यादा होती है। ओके, इतनी ज्यादा पावर है कि वो आपके जो डी ऑर्बिट है उसे बहुत दूर दूर तक तोड़ दे रहे हैं, मतलब उसे स्प्लिट तो करना ही है, बट वो इतना खतरनाक स्प्लिट कर रहे हैं कि वो बहुत ही ज्यादा स्प्लिट हो जा रहा है। ओके, यानी कि आपका डी ऑर्बिट बहुत ज्यादा एक्सटेंट पे स्प्लिट हो रहा है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है उनके पास, वैसे ही वो इतनी स्ट्रॉन्ग है तो स्प्लिट तो ज्यादा करेंगे। ठीक है, और लिखा है सो वी कैन से दैट द स्ट्रॉन्ग लिगेंड हैविंग ए हाई स्प्लिटिंग एनर्जी। तो हम बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड के पास क्या है? स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी तो पेयरिंग एनर्जी क्या होगी? बहुत कम होगी। समझ में आया? अब देखो एग्जांपल के केस पे भी ले सकते हैं। स्ट्रॉन्ग लिगेंड के एग्जांपल बता दूं, जैसे हमने साइनाइड अभी अभी लिया रिसेंटली। एक हो गया आपका मिथाइल ग्रुप भी आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, और आपका क्या होता है? NO2 ग्रुप भी आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। ऐसे ही आपके नंबर ऑफ ग्रुप हैं जो आपके स्ट्रॉन्ग लिगेंड से बिहेव करता है। बहुत सारे आपको याद करने की जरूरत नहीं, कुछ कुछ आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये जो पूरी सीरीज है ये आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जब आप पढ़ेंगे वहां याद करनी पड़ेगी आपको। ओके, दूसरी चीज क्या बोल रहा है? इन केस ऑफ वीक लिगेंड, वीक लिगेंड क्या करेंगे? ये बोल रहे हैं वीक लिगेंड आर दोज लिगेंड व्हिच हैविंग ए लो स्ट्रेंथ। इनकी क्या होता है? स्ट्रेंथ ही लो है, क्योंकि ये वीक लिगेंड है। अब लो स्ट्रेंथ होने की वजह से जब आप इस इनकी हेल्प से डी ऑर्बिट को स्प्लिट कराएंगे तो इनमें स्ट्रेंथ ही नहीं है, तो क्या स्प्लिट करेंगे? तो ये जो स्प्लिट करते हैं डी ऑर्बिट को बहुत छोटे एक्सटेंट पे स्प्लिट कराते हैं। ओके, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं? वीक लिगेंड जो होता है इनकी लो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है। लो स्प्लिटिंग एनर्जी होने की वजह से इनकी जो पेयरिंग एनर्जी है वो क्या होगी? बहुत ज्यादा। अगर किसी की स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है तो पेयरिंग एनर्जी कम होगी। पेयरिंग एनर्जी क्या है? देखिए समझ में आ रहा है ना? मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा बताया,
क्या बताया? देखिए जो भी था, देखो मैंने क्या बोला, ये यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा एक्सटेंट पे स्प्लिट हुआ, तो देखो स्प्लिट ज्यादा हुआ तो मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन को ऊपर फिल करने से अच्छा है कि नीचे ही कर दो। ओके, तो देखो नीचे ये आसानी से कर दे रहा है, ऑब्वियस सी बात है कि पेयरिंग एनर्जी आपकी क्या होगी, बहुत कम। हाँ सही बताया था, ठीक है, पेयरिंग एनर्जी कम होगी और स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा। और उसके केस में क्या है, आपका स्प्लिट कम हुआ है, यानी कि स्प्लिटिंग एनर्जी क्या है, बहुत कम है, तो पेयर नहीं कराना है। अब आपने ऑर्बिट को ऊपर जाना है, तो पेयर कराने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिएगी। तो इस केस में यानी कि वीक लिगेंड के केस में स्प्लिटिंग एनर्जी तो बहुत कम होती है, लेकिन पेयरिंग एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। इतनी चीज क्लियर है? अब देखो एग्जांपल भी बता दूं। एग्जाम्पल में आपके कोई भी जो हैलोजेंस होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आपका वाटर जो लिगेंड है, आपका जो हाइड्रोक्सी है, देखो हाइड्रोक्सी वाटर से ज्यादा स्ट्रांग है, ये एक लिमिटेशन भी थी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की। तो अभी जस्ट इतना समझ लीजिए कि ये जितने एग्जाम्पल है, ये एक टाइप के वीक लिगेंड के ही एग्जाम्पल है। ओके, अब देखिए, अब मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से बताती हूँ, मतलब मैं आपको प्रॉपर सॉल्व करके दिखाऊंगी कि दो हमने कोऑर्डिनेट कंपाउंड लिए हैं, दोनों में क्या आप देख सकते हैं, ये है COH2O6 2 पॉजिटिव, दूसरा है COCN6 4 नेगेटिव। आप देखिए दोनों में आपका मेटल जो है वो CO ही है, लेकिन लिगेंड फर्क है, एक में साइनाइड आ गया, एक में क्या आ गया, वाटर। तो वही चीज है कि एक वीक लिगेंड है, एक है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ एग्जांपल की हेल्प से, पूरा सॉल्व करके हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू निकालेंगे और फिर देखेंगे कि किसकी ज्यादा आ रही, किसकी कम आ रही, प्रूव हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, देखो ये है आपका कोऑर्डिनेट कंपाउंड, आप पहले बना के भी दिखाइएगा। CO आपका मेटल है, इसमें लिगेंड है 6 लगे, यानी कि ये एक टाइप का ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, यानी कि 2 वाटर यहाँ हो गए और 4 वाटर यहाँ पर को आ जाएंगे, तो ये बन गया आपका ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेट कंपाउंड। किसका? ये इस मॉलिक्यूल का। ओके, तो सबसे पहले स्टेप पे आपने क्या करना है, अपने CO को यहाँ लेना है, CO को आपने यहाँ ले लिया, ये आपका डिजेनरेटेड स्टेट है, 5 स्टेट है, यानी कि ये CO है, अभी ये इनिशियल अकेला ही है। ओके, लेकिन जैसे इस CO में किसने अटैक कर दिया, आपके वीक लिगेंड वाटर ने, तो ये स्प्लिट हो गया 2 एनर्जी लेवल पे। लेकिन ये जो एनर्जी लेवल टूटे हैं, ये क्या है, बहुत छोटे लेवल पे टूटे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लिगेंड अटैच है वो आपका एक वीक लिगेंड है, तो यहाँ पे स्प्लिटिंग एनर्जी क्या है, बहुत कम है, लेकिन पेयरिंग एनर्जी बहुत ज्यादा। तो यहाँ लिख सकते हैं आप, जो आपकी स्प्लिटिंग एनर्जी है वो आपकी क्या है, बहुत ज्यादा है, सॉरी वो बहुत कम है, क्योंकि बहुत छोटे लेवल पे स्प्लिट हुआ है। लेकिन अगर स्प्लिटिंग एनर्जी कम है तो पेयरिंग एनर्जी क्या होगी, आपकी बहुत ज्यादा होगी। ओके, अब देखिए आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कीजिए, तो यहाँ पर मैंने दिखाया है CO के आउटरमोस्ट शेल पे जो d ऑर्बिट है, उस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो 7 तो यहाँ होंगे 1 2 3 4 5 एंड 6 7। ओके, 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे, लेकिन यहाँ कैसे फिल करेंगे, मैंने आपको क्या बोला, जब ये स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत कम है तो ऊपर इलेक्ट्रॉन डालने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो 1 यहाँ गया, 2 यहाँ गया, 3 यहाँ गया, चौथा यहाँ जाएगा, पांचवा यहाँ, छठा यहाँ और सातवां यहाँ। ओके, अब आप इनकी वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, किसकी वैल्यू कितनी है। ये है आपका T2G ऑर्बिट, ये है आपका EG ऑर्बिट। तो T2G की वैल्यू कितनी है, T2G इज इक्वल टू कितने है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पर को 2 2 4 1 5, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन। ओके, और EG में कितने नंबर के इलेक्ट्रॉन है, EG इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब आप इसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की जो वैल्यू थी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की जो क्रिस्टल फील्ड, ओके, इसकी वैल्यू थी, वहां पुट करेंगे तो क्या निकलेगा, देखिए वैल्यू क्या थी आपकी, देखिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज इक्वल टू -0.4। अब देखिए ना पॉइंट में है, आप इसे सिंपल वे में लिखना चाहे तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, माइनस के बदले आप यहाँ पर को लिख दीजिए 2 डिवाइडेड बाई 5। अगर आप 2 डिवाइडेड बाई 5 को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 5 2.00 लगेगा, 4 ही तो आएगा, तो 0.4 ही तो आया, तो आप 0.4 के बदले क्या लिख सकते हैं, 2.5 भी लिख सकते हैं, और 0.6 के बदले क्या लिख सकते हैं, 3 डिवाइडेड बाई 5 भी लिख सकते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या है, पहले 0.5 है। ओके, तो मैंने यहाँ पर को क्या लिखा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू लिखी 2 डिवाइडेड बाई 5। ओके, ये माइनस में है, 2 डिवाइडेड बाई 5, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, T2G लेवल पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन को मैंने इस एनर्जी से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये एनर्जी आप देख सकते हैं, इस सिस्टम की जो एनर्जी है वो कितनी है, -2 डिवाइडेड बाई 5, और देखो इस सिस्टम की जो एनर्जी वो है -2 डिवाइडेड बाई 5, और इस सिस्टम की जो एनर्जी है वो आपकी कितनी है, 3 डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 है, तो 5 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगी, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगी, -2.2 डिवाइडेड बाई 5 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इस सेट पे, इसमें है 5। ओके, तो 5 इलेक्ट्रॉन प्लस प्लस दूसरे सेट की एनर्जी कितनी होती है, 3 डिवाइडेड बाई 5, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 3.3 डिवाइडेड बाई 5, तो 2 इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, 3 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2। ओके, तो अब यहाँ पर आप इसके कैलकुलेट करके क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालेंगे, तो इसकी वैल्यू बाहर से आप इसका डेल्टा नॉट लगा देना,
वरना एक गलत हो जाएगी क्योंकि डेल्टा नॉट में है सारी वैल्यू। ओके, तो डेल्टा नॉट करके आपने जो वैल्यू निकाली, जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपकी इसकी वैल्यू क्या आएगी, आप कैलकुलेट करके खुद भी देख सकते हैं। ये आएगी -4 डिवाइडेड बाई 5 डेल्टा नॉट वैल्यू। तो ये आई आपके क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू, अगर आप किसी वीक लिगेंड के लिए कर रहे हैं, आपका सेम मेटल है। ओके, अब दूसरे केस पे बताऊं, अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे भी आपने क्या है, अब आपका CO मेटल है लेकिन आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, CO आपका सेंट्रल मेटल, लिगेंड कितने हैं 6, यानी कि ये एक टाइप का ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। ओके, तो 6 आपने लगा दिया अपने CN। ओके, तो ये बन गया आपका कॉम्प्लेक्स। अब स्प्लिटिंग एनर्जी कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप बताइए, आपके पास जो आपका d ऑर्बिट है सेंट्रल मेटल एटम का, CO का जो d ऑर्बिट है, इनिशियली वो आइसोलेट फॉर्म में है, तो सारे ऑर्बिट की एनर्जी इक्वल है, यानी कि ये है आपका CO का d ऑर्बिट। ओके, लेकिन जैसे इस d ऑर्बिट के साथ आपका लिगेंड अटैच हो गया, जो कि एक टाइप का स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कौन, साइनाइड, तो ये क्या करेगा, इस ऑर्बिट को स्प्लिट कर देगा। लेकिन यहाँ जो स्प्लिटिंग होगी वो बहुत ज्यादा एक्सटेंड में होगी, यानी कि बहुत ज्यादा स्प्लिटिंग होगी। क्यों, क्योंकि आपको बता दिया मैंने कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में जो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा है। अगर स्प्लिट करने में एनर्जी ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है, पेयर करने में जो एनर्जी लगेगी, वो आपकी जो पेयरिंग एनर्जी होगी वो आपकी बहुत कम होगी। ओके, अब देखिए, अब आपने अगले स्टेप पे क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। तो मैंने यहाँ दिखाया है कि CO के आपके जो d ऑर्बिट है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7। तो फिल कीजिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, अब ये 7 इलेक्ट्रॉन आपने ये दोनों सेट में फिल करना है। पहला सेट है आपका T2G का, ये वाला सेट है आपका EG का। एनर्जी भी दिखा देती हूँ, ये एनर्जी है, ये पूरी एनर्जी तो है आपकी, इन दोनों का एडिशन ही तो आपने करना है, इसी को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और इस एनर्जी की वैल्यू कितनी है बताया था मैंने, इसकी वैल्यू है आपकी 0.6 डेल्टा नॉट, जिसे आप सिंपली पॉइंट में ना लिखना चाहें तो आप इसे लिख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाई 5 डेल्टा नॉट। ओके, और इसकी एनर्जी कितनी है, इसकी एनर्जी है -0.4 डेल्टा नॉट। अगर इसे भी आप पॉइंट में ना लिखना चाहें तो आप इसे लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई 5 डेल्टा नॉट। ओके, अब देखिए, अब मैं वैल्यू निकालती हूँ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की। ओके, तो देखिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज इक्वल टू कितना हुआ, यहाँ पे नीचे सेट में कितने इलेक्ट्रॉन है और ऊपर सेट में कितने इलेक्ट्रॉन है, उनको एनर्जी से डिवाइड कर देना है। ओके, तो यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन है, तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, दूसरा यहाँ जाएगा, तीसरा यहाँ जाएगा, बट चौथा कहाँ जाएगा, ऊपर तो जा नहीं सकता क्योंकि स्प्लिटिंग एनर्जी है बहुत ज्यादा, तो पेयरिंग एनर्जी बहुत कम है, यानी कि पेयर करने में आपको ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। तो आप पहले कर दीजिए पेयर। तो आपने चौथा इलेक्ट्रॉन पेयर कराया, छठा पेयर कराया, सातवां यहाँ पे, सॉरी छठा ये आपका है पेयर कराया, लेकिन सातवां इलेक्ट्रॉन, 7th इलेक्ट्रॉन आपके चले जाएंगे ऊपर। इतनी चीज क्लियर है। तो T2G सेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, ये हो गए 6, और EG सेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1। ओके, अब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कैसे निकालेंगे, ये 6 इलेक्ट्रॉन के लिए T2G एनर्जी लेवल में जो 6 इलेक्ट्रॉन है, इनके लिए टोटल एनर्जी कितनी है, और EG सेट में जो आपका 1 इलेक्ट्रॉन है उसके लिए एनर्जी कितनी है, उन दोनों को जब आप ऐड कर देंगे तो आपकी टोटल एनर्जी निकल जाएगी। ओके, तो देखो ये वाले सेट में, यानी कि T2G सेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हो गए, और नंबर ऑफ एनर्जी कितनी है, इस सेट की एनर्जी कितनी होती है, वो होती है 2 डिवाइडेड बाई 5, माइनस में ही होगी। ओके, ये तो हो जाएगा ये इंटू -2 डिवाइडेड बाई 5। ओके, प्लस ऊपर सेट में एनर्जी कितनी है, ऊपर सेट में एनर्जी 1, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, और एनर्जी कितनी है, एनर्जी है 3 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि इंटू, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, 3 डिवाइडेड बाई 5। तो अब आप इसमें यहाँ पर डेल्टा नॉट लगाइएगा। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी टोटल कितनी लग जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी -9 डिवाइडेड बाई 5। ओके, अब देखिए यहाँ पर डेल्टा नॉट भी आएगा, लेकिन यहाँ पर को एक और एनर्जी ऐड हो जाएगी, वो होगी पेयरिंग एनर्जी। क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला, यहाँ पर को आपका स्प्लिटिंग एनर्जी के साथ साथ, स्प्लिटिंग एनर्जी तो बहुत ज्यादा, लेकिन आपकी कौन सी एनर्जी लग रही है यहाँ, पेयरिंग एनर्जी। मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया था ना कि जब आप पेयर करते हैं उस केस में आपने पेयरिंग एनर्जी भी लगानी होती है। तो पेयरिंग एनर्जी कितनी है, पेयरिंग हो रही है कितने इलेक्ट्रॉन की, 3 इलेक्ट्रॉन की, और इसमें आपने क्या कर देना है, प्लस में P भी कर देना है। क्यों, क्योंकि P मतलब पेयरिंग एनर्जी भी लगी है। तो इसकी एनर्जी जो टोटल निकली क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, वो निकली आपकी -9 डिवाइडेड बाई 5 डेल्टा नॉट प्लस P, और इसकी एनर्जी कितनी निकली, -4 डिवाइडेड बाई 5 डेल्टा नॉट। तो चीज क्लियर हुई। तो इन फैक्टर्स की, मतलब ये इस सारे डायग्राम से, इस सारी थ्योरी से आप टीचर को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे आपके वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या है, आपके क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। चीजें क्लियर है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आई होगी तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ कि आप लोगों को चीजें पता है ऑलरेडी या नहीं पता है, तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है, बट कोई नहीं, हम सही कर लेंगे। आपको जो प्रॉब्लम होगी आप वो मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके, अब मैं आपको आगे लेके चलती हूँ
वो दूसरे फैक्टर्स जो आपके क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं अदर देन वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ओके, तो वो फैक्टर्स क्या है, वो सारी चीजें लिखा है। तो यहाँ लिखा है फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जिसे आप सिंपली डेल्टा नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो फैक्टर्स क्या है, तो वो फैक्टर्स मैं आपको बताने वाली हूँ, और लिखा हुआ है वो सारे फैक्टर्स आपके नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम पे डिपेंड कर रहे हैं कि आपका सेंट्रल मेटल एटम कैसा होगा। ओके, तो पहला फैक्टर क्या बोल रहा है कि कॉम्प्लेक्स विद द सेम मेटल विद द डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। ये बोल रहा है कि आपके पास दो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, दोनों में मेटल भी सेम है, आपकी लिगेंड भी सेम है। ओके, तो उस केस में आप क्या करेंगे, कैसे पता चलेगा कि आपके कोऑर्डिनेट कंपाउंड की, किस कोऑर्डिनेट कंपाउंड की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा और किसकी कम है। तो आपने क्या करना है, आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे दो कंपाउंड दिए हुए हैं, दो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, एक है ये, एक है ये। अब आप देखिए दोनों में मेटल आपके आयरन ही दिए, दोनों में लिगेंड आपके साइनाइड ही दिए, और दोनों आपके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, यहाँ है CN6, यहाँ भी है CN6। ओके, बट डिफरेंस कहाँ आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है इनकी चार्ज पे, यहाँ -2 चार्ज है, यहाँ -4 चार्ज है। तो ऑब्वियस सी बात है अगर इनकी चार्ज वरी कर रहे हैं तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी वरी करेगी। तो देखो पहले की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है मैंने आपको कैलकुलेट करके बताई है, इसकी है +3 और इसकी है आपकी +2। ओके, तो ऐसा बोला जाता है कि सपोज आपको इस टाइप का कंपाउंड मिल जाए तो उस केस में आपने क्या करना है, जिस कंपाउंड की आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट वैल्यू ज्यादा आ रही है उस कंपाउंड की ही क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी वैल्यू ज्यादा होगी। तो ये चीज मैंने आप थ्योरी पे भी लिखा है, इसमें लिखा है जनरली वी सॉ ए सच टाइप ऑफ कंपाउंड व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द सेम टाइप ऑफ सेंट्रल मेटल एटम बट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। इस केस में क्या करना है, इन दिस केस द सेंट्रल मेटल एटम हैविंग ए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, जिस सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +3, लेकिन इसमें क्या है +2। तो जिसकी सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी उस कंपाउंड की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी, और जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लो होगी उसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी लो होगी। चीजें क्लियर है, एक एग्जांपल से आप इसे समझा सकते हैं, आपको ऐसे और एग्जांपल्स भी मिल जाएंगे। ओके, अगली चीज देखो, इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है कि ऐसा क्यों हुआ है। इसका एक्सप्लेनेशन ये बोल रहा है कि कॉम्प्लेक्स विद कंटेनिंग है, देखो होता क्या है कि अगर आपका कोई कंपाउंड है उसमें ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है तो आप खुद ही समझ सकते हैं आपका Fe है, Fe में ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है। ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होने का यहाँ पर रीजन ही ये है कि आपका जो Fe जो आपका मेटल है, ये आपका मैंने बोला जैसे इसमें लिगेंड का अटैचमेंट होता है, जैसे लिगेंड इसके साथ अटैच होता है तो ये स्प्लिट कर जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और जितना ज्यादा रिपल्शन होगा उतना ही ज्यादा स्प्लिटिंग होगी। तो अगर आपके कंपाउंड में आपका जो सेंट्रल मेटल एटम है जिसके इसके अगर ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज्यादा है, ऑक्सीडेशन स्टेट का चार्ज जितना ज्यादा है उतनी ही ज्यादा आपकी यहाँ पर स्प्लिटिंग होगी। समझ में आ रहा, अगर यहाँ पर को +3 और +2 में कंपेयर कर रहे हैं, दोनों में Fe आपका मेटल आयन है। ओके, लेकिन आपके क्या है, पहला वाला Fe आयन जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है उस केस में आपकी स्प्लिटिंग आपको ज्यादा मिलेगी। अगर स्प्लिटिंग ज्यादा है ऑब्वियस सी बात है कि जब जितनी ज्यादा स्प्लिटिंग होगी उतनी ही ज्यादा, यही तो एनर्जी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है। अगर ये स्प्लिटिंग जितनी ज्यादा, अगर इतनी ज्यादा होगी तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इतनी होगी, अगर ये और ज्यादा बढ़ जाएगी तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इतनी हो जाएगी। तो वही इसका एक्सप्लेनेशन है। ओके, नेक्स्ट चीज क्या बोल रहा है, कॉम्प्लेक्स विद अ डिफरेंट मेटल बट अ सेम टाइप ऑफ लिगेंड। अब बोल रहा है अगर आपके पास अलग अलग टाइप की मेटल है लेकिन लिगेंड सेम है, उस केस में क्या होगा, अभी तक तो आप लिगेंड देख रहे थे, बोला कि जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है उसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है और जो वीक है उसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या है, कम है। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है कि लिगेंड आपके सेम है, अगर मेटल अलग अलग है उस केस में आप क्या करेंगे। तो ये बोल रहा है कि अंडर इस कंडीशन में आपने क्या करना है, जिस कोऑर्डिनेट कंपाउंड के मेटल की जो आपका डीएन कॉन्फ़िगरेशन है, डीएन कॉन्फ़िगरेशन मतलब डी तो आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिट हो गया, एन मतलब कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 से 10 नंबर के कितने भी इलेक्ट्रॉन जहां होंगे। तो ये बोल रहा है अगर आपके मेटल एटम के नंबर जो डीएन कॉन्फ़िगरेशन है वो जितना ज्यादा कम होगा वो कॉम्प्लेक्स आपका उतना ही ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी शो करेगा। और एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं CONH3 2 पॉजिटिव। ओके, और ये एक टाइप का आयन है, दूसरा क्या है NiNH3। अब देखो यहाँ लिगेंड दोनों में सेम है, दोनों में अमोनिया लिगेंड है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है 6 दोनों में अमोनिया। ओके, लेकिन यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम एक में कोबाल्ट दिया हुआ और एक में क्या दिया हुआ है, निकिल दिया है। अब आप खुद ही देखिए पहले कोबाल्ट आता है या पहले निकिल आता है, पहले आता है कोबाल्ट देन आता है निकिल। इसका मतलब निकिल में का जो डीएन कॉन्फ़िगरेशन है वो ज्यादा होगा कंपेयर टू कोबाल्ट। इसका मतलब कि कोबाल्ट की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी कंपेयर टू निकिल। इतनी चीज क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आपका क्या बोल रहा है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। अब देखो अभी क्या बोल रहा है, सपोज आपके दो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है,
इनके लिगेंड्स भी सेम है, साइनाइड साइनाइड, इनका नंबर भी सेम है 6 इनका चार्ज भी सेम है 6 ओके। अब देखो दो लिगेंड है, अब आप क्या कर रहे थे, अभी तक आप कर रहे थे इनका जो डीएन कॉन्फ़िगरेशन है चेक कर रहे थे, जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा है वो आपका कम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी शो करेंगे, और जिनका डीएन कॉन्फ़िगरेशन कम है वो ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी शो करेंगे ओके। अब एक ऐसी सिचुएशन भी आपको दे दी गई जिसमें आपके दोनों मेटल जो आपके अलग अलग हैं, लेकिन इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैल्यू यानी कि डीएन की जो वैल्यू है वो सेम है। कैसे, अब आप यहाँ देख सकते हैं, ये है कॉपर, ये है रोडियम ओके। तो कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो होता है 3d6 ओके, और रोडियम का होता है 4d6। अब दोनों का देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि डीएन का जो नंबर है वो भी सेम सेम है। डीएन कितना है, इसमें है 6, इसमें भी है 6। इस केस में आपने क्या करना है, अगला फैक्टर यूज करना है जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब ये नंबर की बात करता है जो आपका जो आउटर मोस्ट सेल है ना, ये आपका सेल जो है ये डी शेल है ओके, डी ऑर्बिट है, लेकिन इसके आगे जो नंबर होता है वो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे अभी आपका कोबाल्ट में आपने क्या पढ़ा, डीएन पढ़ा, लेकिन कोबाल्ट के आगे जो नंबर आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो होता है 3 ओके, लेकिन रोडियम के आगे जो नंबर आता है वो होता है 4। तो ये है डीएन ही है, डीएन की वैल्यू 6 है, इसमें भी 6 है, लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है 3, यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 4। तो ऐसा बोला जाता है कि किसी मेटल एटम का या फिर किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड जिसमें सेंट्रल मेटल एटम का क्वांटम नंबर वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, उस कोऑर्डिनेट कंपाउंड के क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी वैल्यू क्या है, अप्रॉक्स 30 to 50% क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं इन दोनों केस में क्या सब चीजें सेम है, लेकिन आप अभी भी क्या है इस टाइप के कोऑर्डिनेट कंपाउंड की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग वैल्यू आप इसे ज्यादा कंसीडर करेंगे। क्यों, क्योंकि इसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा है कंपेयर टू दिस। इतनी चीज क्लियर है। अब ये हो गया। अब अगला फैक्टर क्या है, अगला आ गया आपका नेचर ऑफ लिगेंड। नेचर ऑफ लिगेंड तो आपने पढ़ ही लिया। नेचर ऑफ लिगेंड में बता दिया, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, एक होता है आपके वीक लिगेंड, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से आपकी जो स्प्लिटिंग होती है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो होती है वो ज्यादा होती है, जिसकी वजह से आपकी पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, कम होती है। सिमिलरली यहाँ भी आप बता सकते हैं, ये सारी चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली, समझ में। तो ये दूसरा फैक्टर आपका नेचर ऑफ लिगेंड हो सकता है, क्योंकि देखिए कोऑर्डिनेट कंपाउंड मेटल और लिगेंड के कॉम्बिनेशन से बना है। जितना लिगेंड चीजों को अफेक्ट करेगा उतना मेटल भी तो करेगा, दोनों इक्वली तो अफेक्ट करेंगे। तो लिगेंड का कॉन्सेप्ट तो हमने पढ़ लिया, मेटल का भी अभी हमने पढ़ लिया, ठीक है। होप समझ में आया होगा। देखिए थोड़ा कंफ्यूजन मुझे भी हो जाता है कि चीजें आपको क्लियर ऑलरेडी है या मैं बताऊं, ठीक है। तो इस चक्कर में मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ कि क्या चीजें बताऊं क्या चीजें नहीं बताऊं, क्योंकि अभी मेरे को पता नहीं है आपको क्या क्या पता है, कौन देख रहा है, कुछ भी नहीं पता है। तो फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ लीजिएगा। मैंने अपनी तरफ से पूरा ट्राई किया कि अप्रोक्स इतनी चीजें तो आपको पता ही हो, ठीक है, जितनी चीजें मैंने आपको बताई। तो अभी वीडियो को हम यही फिनिश करते हैं। होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो रिस्पॉन्स भी कीजिए, बताइए कैसी लगी वीडियो। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपको एमएससी और बीएससी से रिलेटेड, अभी तो जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं तो एमएससी से रिलेटेड ही मिलेंगी, बट आने वाले टाइम पे बीएससी से वगैरह जितनी भी सारी चीजें वो सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी। तो अभी लेक्चर को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। होप समझ में आई होगी, ठीक है। तो तब तक के लिए अभी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय। निकली -4 डिवाइडेड बाई 5 डेल्टा नॉट।